रुपये कम दे देना। ये सब्जी ले लो, ताजी ताजी सब्जी ले लो। 7 रुपए जुड़ी पालक, 10 रुपए पाव भिंडी। भाई साहब कहिए, चाहिए कुछ? नहीं चाहिए। सब्जी चाहिए क्या? सब्जी एकदम ताजी सब्जी है। अरे भाई जी इधर देखिए ना, एकदम ताजी सब्जी, ताजी। कितने हुए? 100 रुपये साहब। लीजिए साहब। एक काम करो, ये दोनों बैग रखो, मैं 1 मिनट में आता हूँ, ध्यान रखियो। जी साहब। सब्जी ले लो, सब्जी ताजी ताजी सब्जी ले लो। देखिए 10 रुपए पाव भिंडी। साहब कुछ चाहिए क्या? बहन जी एकदम सस्ती सब्जी है, ताजी ताजी। साहब जी कुछ लीजिए, एकदम सस्ती सब्जी है। भाई जो लेना था ले लिया, फिर कभी लड़के। ताजी ताजी सब्जी ले लो साहब, सब्जी ले लो। सब्जी सब्जी कुछ चाहिए क्या? कहिए, सब्जी यहाँ पे ताजी 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 सब्जी है, ताजी ताजी सस्ती सब्जी है। चाहिए तो कहिए कहिए कहिए, एकदम ताजी सब्जी है, सस्ती सब्जी है। चाहिए क्या भाई साहब? चाहिए क्या? कहिए, ताजी सब्जी एकदम ताजी ताजी सब्जी। कहिए कहिए, 10 रुपए पाव है, 10 रुपए पाव भिंडी है। 20 रुपए 20 रुपए। चाहिए क्या भाई साहब? कहिए 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 तो कुछ चाहिए क्या? सब्जी वगैरह? हाँ अरे लीजिए, एकदम सस्ती सब्जी है। 7 रुपए जुड़ी पालक है। चाहिए क्या कुछ? एकदम ताजी ताजी सब्जी है। भाई साहब आपको चाहिए क्या कुछ? ताजी ताजी सब्जी ले लो। तुमने किसी को गाड़ी का दरवाजा खोलते हुए देखा क्या? ना साहब मैंने नहीं देखा। तो मेरा बटुआ क्या हवा निकल गई? ए सुनो, तुमने किसी को गाड़ी के आसपास भटकते हुए देखा है? गाड़ी के अंदर से मेरा बटुआ चोरी हो गया। नहीं देखा साहब। तुम्ही ने चुराया होगा, अब भोले बन रहे हो। अरे नहीं साहब, ये आप क्या कर रहे हो? सालों से यहाँ धंधा कर रहे हैं, सब्जी बेच बेच कर मेहनत के 2 पैसे कमाते हैं। अगर चोरी ही करनी होती तो मेहनत काहे करते साहब? अभी पता चल जाएगा सालो। नमस्कार, अमर कॉलोनी पुलिस थाने। मैं जेसीओ शर्मा बोल रहा हूँ, ओखला मंडी से। एक चोरी का केस दर्ज करना है। पूरा नाम बताइए, पूरा पता बताइए। जेसीओ देवेंद्र शर्मा, 17th इंजीनियरिंग कोर, पता है गौतम विहार, 132/34। मैं यहाँ ओखला सब्जी मंडी आया था सब्जी खरीदने। मेरी गाड़ी से मेरा बटुआ चोरी हो गया है। आपके बटुए में क्या क्या था जेसीओ साहब? अब बटुए में पैसे ही थे। कितने पैसे थे? तकरीबन 200 रुपए, 2 100 के नोट और 3 क्रेडिट कार्ड। आपका मोबाइल नंबर दीजिए। 98। सर अगला कॉल आया था ओखला मंडी से। एक फौजी ऑफिसर का बटुआ उनकी गड्डी से गायब हो गया। गाड़ी से बटुआ गायब हो गया, वो भी किसी फौजी अफसर का। अजीब बात है, लेकिन कॉल आया है, रजिस्टर में केस दाखिल भी हुआ है, तो एक्शन तो लेंगे ही लेंगे। एक बार जब पुलिस रजिस्टर में शिकायत एंटर की जाती है तो उस पर अमल करना पुलिस की ड्यूटी बन जाती है। इसलिए जब जेसीओ ने शिकायत की तो उसे बाकायदा सुना गया और एंट्री भी की गई। काफी रात हो चुकी थी, फिर भी पुलिस ओखला मंडी पहुंची और इस गुमशुदा बटुए की तलाश शुरू हुई। सुनने में एक साधारण सा केस, लेकिन क्या से क्या हो गया। आज शाम को कोई बटुआ चोरी होता है यहाँ से? हाँ साहब, एक आदमी बहुत बवाल कर रहा था कि मेरी गाड़ी में से बटुआ चोरी हो गई। गाड़ी कहाँ खड़ी थी? सर सामने खड़ी थी। घनश्याम, जी सर। सारे सब्जी वालों को राउंड अप करो, सबकी तलाशी लो, कोई बचना नहीं चाहिए। सर इस बटुए में 100 के 2 नोट और उस फौजी अफसर के कंप्लेंट में भी 100 के 2 नोट थे। उठा ले साले को। अरे साहब नहीं साहब, मैंने क्या किया है? अरे वो 200 रुपए मेरे दिन भर की कमाई है, मैंने कोई चोरी नहीं की। उस आदमी की कार यहाँ तेरे ठेले के पास भी खड़ी थी ना? जी हाँ साहब। ड्राइवर का सीट का दरवाजा तुम्हारी तरफ था? जी हाँ। तो फिर तेरे अलावा और कौन है जो गाड़ी के अंदर हाथ डालेगा? बेवकूफ समझता है हमें? गाड़ी में डाल इसको। अरे नहीं सर, अरे सच कह रहा हूँ साहब, मैंने कोई चोरी नहीं की है। अरे साहब आप समझ क्यों नहीं? अरे बात तो सुनिए मेरी। अरे साहब मैंने कोई। क्रेडिट कार्ड के साथ में क्या किया? साहब मेरा यकीन कीजिए, ये बटुआ मेरा है और ये 200 रुपए भी मेरे। मैंने कोई बटुआ नहीं चुराया। हीरो, दिन भर की तेरी कमाई 0 थी, हैं? बटुआ पड़ा हुआ देखा और हाथ मार लिया? खुदा कसम साहब, मेरी सब्जियां भी की। ये 200 रुपए मेरे दिन भर की कमाई है। तेरा मतलब है किसी 1-2 ग्राहक ने तेरे से सारी खरीदी की, हैं? और दिए तेरे को ये 2 100 के करारे नोट।
कोई भी मैला पिचका हुआ 10, 20, 50 का नोट नहीं, सिर्फ ये 2 हरी 100 की पत्तियां। साहब ये तो बचे हुए हैं, ऊपर से 85 रुपए थे। कहाँ है वो? उसमें से 50 रुपए मैंने ठेले के मालिक को दिए, 20 रुपए का खाना खाया और हाँ 15 रुपए वो मंडी के हवलदार जी को हफ्ता दिया। झूठ बोलता है? हवलदार को हफ्ता दिया तूने? अम्मी कसम साहब, धंधा हो या ना हो, हर रोज मैं हवलदार जी को हफ्ता देता हूँ। एक लफ्ज भी अगर मुंह से निकाला ना तो तेरी सारी सब्जियां डंडे के साथ में हलक के नीचे घुसेड़ दूंगा। साला पुलिस को बदनाम करता है, हैं? सब्जी मंडी का कीड़ा। घनश्याम, FIR बनाओ। 379 चोरी और 411 किसी दूसरे की चीज को गलत नियत से अपने पास रख लेना है। कोर्ट में पेश करो। कीड़े की तरह रहेंगे ना तब सच बोलेगा। लेके जाओ इसको। अरे साहब मैं सच कह रहा हूँ, ये बटवा मेरा है साहब। अरे मैंने कोई चोरी नहीं की है साहब। चोरी के केसेस में एक इलाके में हुए केसेस की पेशगी और सुनवाई एक साथ होती है। उपस्थित जज महोदय सभी केसेस रूटीन तरीके से पढ़ लेते हैं। अक्सर आरोपी की तरफ देखने का समय भी नहीं होता। मुदस्सर के केस में FIR दर्ज की गई थी। IPC की धारा 379 के तहत चोरी का इल्जाम था और IPC की धारा 411 के तहत किसी गैर की कीमती चीज को गलत इरादे से अपने पास रखने का चार्ज लगाया गया था। ये मुदस्सर वाला केस कल हुआ है? यस सर। शाम तकरीबन 5:30 बजे हमारे पास में कंप्लेनेंट का फोन आया और रात 10:30 बजे हमने आरोपी को धर लिया। बड़े साहब जी, मैं हाथ जोड़ता हूँ, मुझे कुछ बोलने का चांस तो दीजिए। मैंने वो जब बोलने दिया जाएगा तब बोलना, और सिर्फ तभी बोलना। तब तक चुपचाप खड़े रहो। सर इस केस में हम चार्जशीट फाइल करेंगे सर। करो, और तब तक इसे जुडिशियल कस्टडी में ले लो। अगला केस कौन सा है? यहाँ खड़े रहो। चलो। क्यों बे, क्या कराया? कुछ नहीं भैया, ये लोग मुझ पे गलत इल्जाम लगाए। कहते हैं मैंने चोरी की। अल्लाह कसम मैंने आज तक कभी चोरी नहीं की है भाई। अब जब तू यहाँ से बाहर निकलेगा ना, चोरी क्या खून भी करेगा और डकार तक नहीं लेगा। और वैसे भी तू सरकारी मेहमान है, मस्त रह, लंबी छुट्टी समझ ले इसको। भैया भैया मैं बेगुनाह हूँ, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे काम करना है। मेरे घर पैसे भेजने हैं महीने के महीने, वहाँ मेरी अम्मी अब्बू मेरे भाई बहन हैं। अरे मेरे भोलेनाथ, अब से ये 4 दीवारी ही तेरा घर है और हम सब हैं तेरे अम्मी अब्बू, सब कुछ। इससे पहले की जिंदगी को एक सपना समझकर भूल जा, समझा? जेल में रहकर जेल के बाहर का सोचना मना है, क्योंकि बाहर की दुनिया में ना तो कोई तेरे बारे में सोच रहा है और ना ही कोई तेरे गम में रो रहा है। और वैसे भी 2-3 महीने से पहले तू यहाँ से जाने वाला नहीं है। आज की रात तुझे माफ़ है, पूरी टंकी खाली कर दे आंसू की, क्योंकि जेल में पहली रात सबकी इसी तरह कटती है।
ज्ञान जी, एक सेकंड देंगे मुझे? मुदस्सर, उस औरत से मिल, ह्यूमन राइट्स की मेंबर है, पंख लगा सकती है तुझे। ज्ञान जी, मिला दो ना इस भाई को सिस्टर से, इसका कुछ भला हो जाएगा तो सर से बला टलेगी। सुबह शाम दिन रात बच्चों की तरह प्यूं प्यूं करके रोता रहता है, दिमाग की मैया बहन कर दिया इसने। और तुम जो जिंदगी भर अपने मैया बहन को रुलाते हो, उसका क्या? तकदीर रुलाती है साहब जी, मिलवा दो ना इस बच्चे को। ठीक है, मिलवा दूंगा। सिस्टर जी, मैं खुदा की कसम खा के कहता हूँ, मैंने चोरी नहीं की है। शांति रखो मुदस्सर, मेरे कुछ सवालों के जवाब दोगे? आपको जो पूछना है पूछिए। कहाँ से हो? बहराइच, यूपी से। कौन कौन है वहाँ? मेरी अम्मी अब्बू, छोटे छोटे भाई बहन हैं, मैं सब में बड़ा हूँ। दिल्ली में कोई है तुम्हारा? जी नहीं। यहाँ कैसे आए? पैसा कमाने के लिए सिस्टर जी। 4 साल हो गए यहाँ आए। मुश्किल से 15 साल का था मैं। घर में बड़ी तंगी थी, बड़ी खस्ता हालत थी हमारी। कितने बजे की ट्रेन है रे मुदस्सर बेटा? 6 बजे क्या पूछा? पर बेटा वहां तो अकेला करेगा क्या? 4 पैसे जुटाऊंगा अम्मी। यहाँ बहराइच से तो ज्यादा ही मिलेंगे ना दिल्ली में। पर दिल्ली में तुझे नौकरी देगा कौन? कोई ना कोई तो जरूर देगा अम्मी, इतना बड़ा शहर है दिल्ली। इतने बड़े शहर में जाके इतना भी ना खो जाना बेटा कि हम सबको ही भूल जाओ। अब आप ये बुरे दिन भूल जाएंगे अब्बूजान। मैं जल्द से जल्द पैसे कमा कर भेजना शुरू करूंगा दिल्ली से। बस आप अकबर और नज़मा को पढ़ाइएगा ज़रूर, इनका स्कूल मत छुड़वाइएगा किसी भी सूरत में। ये दोनों तो बड़े अफसर बनेंगे। और बेटा तेरे बिना यहाँ कैसे होगा? बहुत याद आएगी, बड़ी तकलीफ होगी। अम्मी जान, अरे मैं तकलीफ दूर करने के वास्ते तो जा रहा हूँ ना, और तकलीफ मुझे भी तो होगी। थोड़ा सह लेंगे, आगे के दिन बड़े अच्छे होंगे इंशाल्लाह। यहाँ दिल्ली में पहले कुछ दिन यहाँ वहाँ घूमता रहा, फिर पहली नौकरी मिली होटल में। एक पैसा सिस्टर, एक पैसा जोड़कर घर बेचता था। कुछ पैसे अलग से भी बचा कर रखे थे, जिससे मैंने अपनी खुद की चाय की टपरी खोली। पहले से दिल था कुछ खुद का हो, छोटा ही सही। चाय बेच बेच कर मैं ठीक ठाक कमा लेता था सिस्टर। फिर सुनने में आया कि सब्जी के धंधे में काफ़ी कमाई है। सब्जी ले लो, ताजी ताजी सब्जी ले लो। बहन जी, सब्जी 7 रुपये जुड़े पालक। भाई साहब, पालक हो गए 7 रुपये जुड़े। तकरीबन 6 महीने हो गए सिस्टर जी मेरे सब्जी के ठेले को। बड़ा कीमती होता है ये ठेला। मालिक को किराया दो, पुलिस वालों को हफ्ता दो, मंडी में जगह के लिए म्यूनसिपलिटी वालों को, गुंडों को पैसे दो। पैसे बचाने के लिए मैं तो मंडी में ही सोने लगा था। सारी की सारी कमाई घर भेजता था। 2 महीने से वो किन हालात में होंगे क्या पता। एक तो मेरी फिक्र और ऊपर से पैसे भी नहीं। जब ये सोचता हूँ ना तो मेरी आंखें भर आती है सिस्टर। तो तुमने वो बटुआ नहीं चुराया? नहीं सिस्टर जी, मैंने नहीं चुराया। पुलिस ने जो बटुआ मुझसे छीना वो मेरा ही था। उसमें के 200 रुपये भी मेरे ही थे। अरे मैं क्यों चोरी करूँगा? 4 साल से मेहनत करके कमा रहा हूँ, तरक्की भी की। अगर चोरी ही करनी होती तो बहुत पहले की होती ना। मैं अपने अम्मी अब्बू भाई बहन सबकी कसम खा के कहता हूँ, मैंने कोई चोरी नहीं की। सिस्टर जी, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, मुझे यहाँ से बाहर निकालिए। अगर इस बात की ज़रा सी भी भनक मेरे घर वालों को लगी तो उनकी ज़िंदगी में क़यामत आ जाएगी। बिखर जाएंगे वो टूट टूट के। मुदस्सर, शांति रखो। मैं तुम्हारी ज़मानत की एप्लीकेशन फ़ाइल करूँगी और पुलिस से जाकर भी बात कर देखती हूँ, शायद कुछ हो जाए।
लेकिन तुम हिम्मत मत हारना, अपने खुदा पर भरोसा रखो। देखिए मैडम, इंक्वायरी चल रही है, हम लोग जल्दी ही चार्जशीट फाइल करेंगे। 2 महीने से वो लड़का जेल में सड़ रहा है इंस्पेक्टर। कोई सड़वड़ नहीं रहा मैडम। आपके और हमारे टैक्स के पैसे जाते हैं इन क्रिमिनल्स को जेल में पालने पोसने के लिए। और वैसे भी हमें मैडम 3 महीने का समय मिलता है चार्जशीट फाइल करने का। अभी सिर्फ 2 ही महीने हुए हैं, 1 महीना और है हमारे पास में। इंस्पेक्टर 200 रुपए की चोरी का केस है, कोई आतंकवादी हमले का नहीं। ऐसी भी क्या इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जरा बता सकते हैं आप? जी नहीं, बिल्कुल नहीं बता सकता। एक तो आपका लेक्चर सुनूं, ऊपर से आपको सारी रिपोर्ट भी दूं। और फिर मैडम, चोरी 200 रुपए की हो या 2 करोड़ की, चोरी चोरी होती है। आज अगर छोड़ दिया तो कल डाका डालेगा आप ही के घर, फिर आना रोते हुए हमारे पास में। मैं तुम्हारे पास आई थी ये सोच के कि शायद थोड़ी सी इंसानियत, वरना कॉमन सेंस काम कर जाएगा। मैं कोर्ट में अपील करूंगी। यस सर। घनश्याम, वो ओखला सब्जी मंडी वाले केस की फाइल लेकर के आओ। और वो कंप्लेनेंट फौजी, उनका स्टेटमेंट लेना, और उसके बाद में सब्जी मंडी के सारे सब्जी वालों का स्टेटमेंट लेना। सिस्टर जी कोर्ट जाने की बात कर रही थी। लगभग 2 महीने के बाद मुदस्सर के केस का ट्रायल शुरू हुआ। ह्यूमन राइट्स और लॉ नेटवर्क की लीगल एडवाइजर सिस्टर अंजलि ने मुदस्सर के लिए बेल एप्लीकेशन फाइल की। जेसीओ देवेंद्र शर्मा, आपने 100 नंबर पर फोन करके अपना पर्स चोरी होने की शिकायत दर्ज कराई थी? जी हाँ, कराई थी। तो आपका बटुआ चोरी हुआ था? जी हाँ, चोरी हुआ था। थैंक यू योर ऑनर, आप जा सकते हैं। हाँ, ये कॉल मैंने लिया था और इंस्पेक्टर साहब के साथ ओखला मंडी गया था तहकीकात करने। हमने वहाँ मुदस्सर को हिरासत में लिया, जब उसके बटुए में से हमें 200 रुपये मिले। कंप्लेनेंट जेसीओ साहब ने कहा था कि उनके चोरी हुए बटुए में 200 रुपये थे। साहब की कार मुदस्सर के ठेले से लगकर खड़ी थी और ड्राइवर सीट की तरफ का दरवाजा मुदस्सर के ठेले की तरफ था। आरोपी को स्टैंड में बुलाओ। तुम्हारा कोई वकील नहीं है? जी नहीं बड़े साहब जी। हाँ, एक सिस्टर जी मिली थी, पर आज वो यहाँ इस वक्त दिखाई नहीं दे रही है। हाँ, उन्होंने तुम्हारी जमानत के लिए एप्लीकेशन दाखिल की है। पहले अदालत तुम्हारे लिए वकील नियुक्त करेगी, उसके बाद ही तुम्हारे केस की सुनवाई होगी। अगला केस क्या है? क्या हुआ मुदस्सर? वो अदालत मुझे पहले वकील देगी और फिर सुनवाई शुरू होगी। एक तो शुरू होने में टाइम लगता है, और जब एक बार सुनवाई शुरू होती है तो ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। और इसी बीच ज़िंदगी जैसी मामूली चीज़ें गुजरती रहती हैं। मुदस्सर? जी मैम साहब। मैं अदालत की तरफ से भेजी गई हूँ, तुम्हारी वकील हूँ। तो क्या आज मैं घर जा पाऊंगा मैम साहब जी? मैं तुम्हारी बेल एप्लीकेशन आगे करूँगी, पर पहले ये बताओ कि तुम्हारा क्या फैसला है? मेरा फैसला? मैं कुछ समझा नहीं मैम साहब जी। मुदस्सर, क्या तुम चोरी कबूल करना चाहोगे? अरे ऐसे कैसे, कुछ किया ही नहीं तो क्या कबूल करूँ? देखो, मेरा काम था पूछना, ठीक है? तुम नॉन गिल्टी प्लीड करोगे और तुम्हें ट्रायल फेस करना होगा। ये क्या होता है मैम साहब जी? मुकदमा मुदस्सर, फिल्मों में देखा होगा। सरकारी वकील ये साबित करने की कोशिश करेंगे कि तुमने चोरी की है, और हम ये साबित करने की कोशिश करेंगे कि तुमने चोरी नहीं की है। योर ऑनर, मेरे क्लाइंट नॉन गिल्टी प्लीड कर रहे हैं, उन्हें ट्रायल फेस करना मंजूर है।
ठीक है, आपके पास कोई सबूत है जिससे ये साबित हो सके कि मुदस्सर अंसारी ने वो बटुआ नहीं चुराया था? बड़े साहब जी, दिन भर कमर तोड़ मेहनत करके 4 पैसे जुटाता हूँ मैं। 4 महीने से यहाँ जेल में हूँ, मैं कहाँ से लाऊंगा सबूत वबूत? मैं बस इतना कह रहा हूँ जो मैं पहले भी कह चुका हूँ, वो जो बटुआ पुलिस के पास था वो मेरा है। उसमें से 200 रुपये मेरे दिन भर की कमाई थी। मैंने कोई चोरी नहीं की है साहब, मैं सच कह रहा हूँ। ये एफआईआर में तो लिखा कि तुमने मोबाइल फ़ोन और क्रेडिट कार्ड्स भी चुराए थे। बड़े साहब, ये क्रेडिट कार्ड क्या होता है वो तो जेल में आने के बाद पता चला मुझे। हाँ, बस मेरा एक सस्ते वाला मोबाइल था जिससे गांव में अपने घर वालों से बात करता था, और वो तो ये साहब लोगों ने ले लिया। 4 साल से महीने में 1000 2000 ऐसे पैसे भेजता हूँ मैं घर। इसी पैसे से मेरा घर चलता है। अगर मैं चोर होता तो खूब चोरियाँ करता ना, घर पे जेवरात सोने हीरे वीरे भेजता। मैं सच कह रहा हूँ साहब, वो 200 रुपये मेरे ही थे, मैंने कोई चोरी नहीं की है। वो 200 रुपये तुम्हारे पास कहाँ से आए? सब्जियाँ बेचकर बड़े साहब। कोई गवाह है तुम्हारे पास जो ये साबित कर सके कि वो 200 रुपये तुमने सब्जियाँ बेचकर इकट्ठे किए थे? जी हाँ, मेरे ग्राहक हैं ना मेरे गवाह, पर वो तो आते जाते रहते हैं। मैं वैसे उन्हें नहीं जानता, उनका नाम पता कुछ नहीं मालूम है मुझे। सर, मुझे इस केस की छानबीन के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। तब तक आप मेरे क्लाइंट की बेल एप्लीकेशन स्वीकार लीजिए। इन्होंने ऑलरेडी 4 महीने जुडिशियल कस्टडी में बिताए हैं, और मेरे क्लाइंट समाज के लिए किसी भी तरह का खतरा नहीं है। एक चोर समाज के लिए खतरा नहीं है? What are you saying, गायत्री? खैर, इसका कोई प्रीवियस रिकॉर्ड नहीं है, इसलिए मैं इसे जमानत दे सकता हूं, और जमानत की रकम होगी 10,000 रुपए। और जो भी आदमी इसकी गारंटी लेगा उसका नाम और पता मुझे चाहिए। कर पाओगे जमानत का इंतजाम? मैं कहाँ से करूँगा बड़े साहब, मैंने तो 10,000 इकट्ठा अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखे, और अगर होते तो कभी ऐसे आपके सामने खड़ा ही नहीं होता ना मैं। तुम जमानत का इंतजाम नहीं कर सकते, तुम्हें जमानत नहीं मिल सकती। योर बेल इज कैंसल्ड। अगली तारीख तक इंतजार करो। नेक्स्ट केस क्या है? बड़े साहब जी, मेरा यकीन कीजिए, मैंने चोरी नहीं की है बड़े साहब जी। मैं अपने अम्मी और अब्बू की कसम करता हूँ बड़े साहब जी, मैंने कुछ नहीं किया है। मेरी बात तो सुनिए बड़े साहब जी। सत्रह अगस्त 2010 को यह 200 रुपए की चोरी का केस शुरू हुआ। यह रकम इतनी छोटी थी, आरोप इतना छोटा था, पूरा केस इतना छोटा था कि इसकी सुनवाई की, इसे अंजाम देने की किसी को कोई जल्दी नहीं थी। बस 19 साल का मुदस्सर जेल में पड़ा सड़ रहा था। पूरे 6 महीने बीत गए और फिर आया फरवरी 2011 का सुनवाई का दिन। मुदस्सर अंसारी, तुम किसी और केस में आए हो यहाँ? ओ माय गॉड, वो 200 रुपए वाला केस वो अब भी चल रहा है? ट्रायल चल रहा है। पर बेल? जमानत की रकम थी 10,000 रुपये, मुदस्सर नहीं भर पाया, सो नो बेल। ये तो गलत है गायत्री। वो गरीब लड़का 10,000 रुपए कहाँ से लाता, वो भी 200 रुपए की चोरी के केस के लिए? ये जज के ऑर्डर्स थे, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? आप एक फेवर करेंगी मुझ पर? कैसा फेवर सिस्टर अंजलि? ये केस मुझे सौंप दो। ठीक है, अगर तुम उसकी हेल्प कर सकती हो तो इसमें मुझे क्या एतराज हो सकता है? ठीक है, लेकिन आज बहुत सारे केसेस हैं सुनने के लिए। मुदस्सर अंसारी के केस की सुनवाई अगले हफ्ते सोमवार को होगी। मुदस्सर, मुदस्सर, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालूंगी बहुत जल्द। तुम बस। जी सिस्टर जी, मैं शांति रखूंगा।
हिम्मत नहीं हारूंगा, खुदा पे भरोसा रखूंगा। आखिरकार जब मुदस्सर के केस की सुनवाई हुई तब जुलाई 2011 हो चुका था। 200 रुपए की चोरी का केस लगभग 1 साल के बाद सुना जा रहा था और इस सुनवाई से पहले एक बहुत दुखद हादसा हुआ। तुम्हारे अब्बू ने सही कहा था, तुम्हारा मुदस्सर भाईजान खो गया दिल्ली में, भूल गए हो हम सबको। उसके अब्बू का इंतकाल हुआ और उसने मुंह तक ना दिखाया। कभी सोचा न था कि हमारा मुदस्सर इतना खुदगर्ज निकलेगा। खाला मत निकालो ऐसे अल्फाज मुदस्सर के लिए, जरूर कोई मजबूरी होगी, किसी बड़ी मुश्किल का सामना कर रहा होगा वो। पूरा 1 साल मजर, 1 साल से 1 पैसा नहीं भेजा। अरे पैसा तो दूर, कोई खत नहीं, कोई खबर नहीं। हम गांव वाले हैं, अनपढ़ है और बेवकूफ नहीं है। मुझे तो लगता है उसने जरूर कोई गलत काम किया है, इसलिए हमसे मुंह छुपा रहा है। ना खाला ना, मैं कभी मान ही नहीं सकता कि मुदस्सर कोई गलत काम करेगा। खाला मैंने सोच लिया है, मैं दिल्ली जाऊंगा। और उसी की तरह तुम भी हम सबको भूल जाओगे, खो जाओगे उस बड़े शहर की भूल भुलैया में। मैं मुदस्सर को ढूंढूंगा खाला, मैं उसे घर लेके आऊंगा। साहब एक बात चेक कर लीजिए, हम पहले गए थे ओखला सब्जी मंडी, वहाँ जाके पता चला कि हमारे मुदस्सर पर कोई पुलिस केस हुआ है। फिर हम गए अमर कॉलोनी पुलिस थाने, वहाँ पे किसी साहब ने बताया कि वो यहाँ इस जेल में है। साहब एक मुदस्सर अंसारी है बैरक नंबर 7 में। साहब एक बार मुझे उससे मिलने दीजिए, मेरा दिल कह रहा है वो वही है साहब। अब्बा मेरे अब्बा जान, मुझे माफ कर दो अब्बा जान, मुझे माफ। इतने बड़े शहर में जाके इतना भी ना खो जाना बेटा कि हम सबको ही भूल जाओ। अब्बू अब आप ये बुरे दिन भूल जाएंगे अब्बू जान। मैं जल्द से जल्द पैसे कमा कर भेजना शुरू करूंगा दिल्ली से। जब से तूने पैसे भेजने बंद किए उनकी हालत बद से बदतर होती गई, खाने पीने के लाले पड़ गए थे। हमसे जो हो सकता था हमने किया, पर तू तो जानता ही है हम भी उस डूबती नाव में सवार कैसे गए। अब्बा बीमार रहते थे, दवाइयाँ नहीं खाते थे, कभी कहते नहीं थे पैसे नहीं है, हमेशा कहते थे कि मैं ठीक हूँ, तेरी राह देखा करते थे। और फिर 5 दिन पहले प्यारे हो गए अल्लाह मियाँ को। अब्बू जान सर इस लड़के की जमानत की रकम 10,000 रुपए तय की गई। ये कहाँ का इंसाफ है? ये लड़का बार बार कह रहा है कि इसने वो 200 रुपए नहीं चुराए। इसके पास क्या सबूत है कि इसने वो पैसे नहीं चुराए? सर पुलिस के पास क्या सबूत है साबित करने के लिए कि मुदस्सर चोर है?
मैं खुद जेसीओ देवेंद्र शर्मा से मिल चुकी हूँ सर। ये रहे उसके पुलिस कंप्लेंट की कॉपी। इसमें जेसीओ कहते हैं कि जो बटुआ पुलिस को मुदस्सर से बरामद हुआ वो उसका है ही नहीं। दूसरी बात जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सर, पुलिस को मुदस्सर के बटुए से 2 100 रुपए के नोट मिले। सो व्हाट सर, क्या दुनिया के ये लास्ट 2 100 रुपए के नोट है जो किसी के पास नहीं हो सकते? क्या सबूत है जेसीओ के चोरी किए गए नोट वही हैं जो इस लड़के से बरामद हुए? क्या नोट्स के नंबर सेम है, फिंगरप्रिंट्स है, क्या है? जो भी हो, लेकिन इससे ये तो साबित नहीं होता कि वो 200 रुपए इस लड़के के हैं। सर, कानून के मुताबिक अदालत को ये साबित करना चाहिए कि मुदस्सर गुनहगार है, लेकिन यहाँ पर तो मुदस्सर अपने आप को ही बेगुनाह साबित करने पे लगा पड़ा है। सर, रहम करो इस लड़के पर। ये एक मेहनती लड़का है जिसने बड़े मुश्किल से अपने सब्जी बेचने का व्यवसाय शुरू किया है। ये अपने फैमिली का एकमात्र कमाने वाला इंसान है। इस पूरे केस ने मेंटली हिला के रख दिया इस लड़के को। इस दौरान ये अपने फादर को भी खो चुका है सर। इसकी फैमिली उत्तर प्रदेश बहराइच गांव में बहुत बुरे दिन देख रही है। मेरी विनती है आपसे सर, विदाउट एनी डिले इस लड़के को रिहा कर दीजिए। मुदस्सर अंसारी, क्या तुम अब भी ये 200 रुपए चुराने के जुर्म को कबूल करने से इनकार करते हो? नहीं बड़े साहब, मुझे मेरा गुनाह कबूल है। वो बटवा मैंने ही चुराया था और वो 200 रुपए भी मैंने ही चुराए थे। मैंने चोरी की थी साहब। जब से इस केस की सुनवाई शुरू हुई है, तुम्हें किसी भी तरह से धमकाया गया है, मारा पीटा गया है? तुम अब तक इस इल्जाम को कबूल नहीं कर रहे थे, अब कबूल कर रहे हो? जी नहीं साहब, मेरे साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं, ना ही किसी ने मुझे धमकाया है, मारा पीटा है। बस मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ है। मैं झूठ बोलता रहा आपसे। मैंने वाकई में चोरी की है साहब। क्या तुम्हें मालूम है कि अगर तुम अपने आप को दोषी मानते हो तो इस जुर्म के लिए तुम्हें मुजरिम ठहराया जाएगा और सजा सुनाई जाएगी? अब जो भी सजा देंगे मुझे कबूल है बड़े साहब। मुझे माफ कर दीजिए और मुझे सजा दीजिए ताकि मैं मेरी सजा काट कर अपनी अम्मी और अपने भाई बहन के पास जा सकूं। उन्हें मेरी जरूरत है साहब जी, मुझे सजा दीजिए आप। आरोपी ने अपना जुर्म कबूल किया है। आईपीसी के तहत मुदस्सर अंसारी को इस जुर्म के लिए 3 महीने की सजा होनी चाहिए, लेकिन क्योंकि वो बतौर अंडर ट्रायल 11 महीने पहले ही जेल में गुजार चुका है, यह अदालत हुक्म देती है कि इसे तुरंत रिहा कर दिया जाए। मुदस्सर चलो। सुन मुदस्सर, इधर आ। तूने जुर्म कबूल किया है। आज के बाद इस इलाके में दिखाई मत दियो, नहीं तो चोरी किसी ने भी की हो सबसे पहले तू अंदर जाएगा। पूरे 11 महीने जेल में इंतजार करने के बाद आखिरकार मुदस्सर को आजादी नसीब हुई, लेकिन बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी उसे इस आजादी के लिए। मुदस्सर को अपने ऊपर लगे 200 रुपए की चोरी के आरोप को कबूल करना पड़ा। इस दौरान उसके पिता का देहांत हो गया। जेल से निकलकर मुदस्सर अपने दोस्त के साथ अपने गांव वापस लौट गया। ह्यूमन राइट्स और लॉ नेटवर्क के लीगल एडवाइजर ने मुदस्सर की तरफ से मानहानि का केस फाइल करना चाहा, लेकिन मुदस्सर से कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। ह्यूमन राइट्स और लॉ नेटवर्क के आंकड़े बताते हैं कि देश भर में हजारों अंडर ट्रायल्स जेल में सालों सड़ते रहते हैं क्योंकि उन्हें कानूनी मदद उपलब्ध नहीं हो पाती। 200 रुपए की चोरी के केस में जमानत की रकम 10,000 रुपए। एक तरफ लोग करोड़ों लूटकर डकार तक नहीं लेते,
अरबों के स्कैम के बाद चुटकी बजाते छूट जाते हैं, और यहां सिर्फ 200 रुपए की चोरी के लिए एक 19 साल का लड़का अपनी जवानी के 11 महीने जेल की अंधेरी सलाखों के पीछे काटता है, वो भी एक ऐसे जुर्म के लिए जो कभी साबित ही नहीं हुआ। उस लड़के ने कबूल कर लिया ताकि उसे छुटकारा मिल सके। इस केस में दोषी कौन है? वो आदमी जिसका बटुआ चोरी हुआ? जी नहीं, वो अपनी जगह बिल्कुल सही था। क्या पुलिस दोषी है जिन्होंने उस कंप्लेंट पर अमल किया? जी नहीं, वो लोग तो अपनी ड्यूटी कर रहे थे। क्या हमारी अदालत दोषी है? नहीं, सालों से अदालतें ऐसी ही चलती आ रही हैं। क्या कानून दोषी है? कैसे हो सकता है? चोरी तो चोरी है। आखिर में क्या वो जज दोषी है? नहीं, क्योंकि वो तो बस कानूनी परंपरा को आगे बढ़ा रहे थे। एक 19 साल के मेहनती लड़के की जिंदगी के 11 महीने जेल में गुजरे, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है, किसी को कोई सजा नहीं होनी चाहिए, किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं है। हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी। माँ, अरे मीनू, कोई खबर ही ना की। आजा। दीदी, दीदी, कैसी हो? क्या हुआ? कुछ बोलती क्यों नहीं? दामाद जी कहाँ हैं? बताना क्या हुआ? पहले ही बोल दिया था, कुछ नहीं छुपाया था उनसे। प्यार से पहले ही बोल दिया था कि इतना हमारे लिए बहुत मुश्किल है, जो है इतना है बस। लेकिन माँ, वो लोग मानते ही नहीं है। रोज रोज वही रट, वही पिटाई। सौम्य सिंह जी, मीनू मेरे भाई की बेटी सही, लेकिन मेरे लिए सगी बेटी से कम नहीं है। शादी में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, आप लोग बेफिक्र रहिए। लेकिन ये जो आप मोटरसाइकिल और 50,000 की बात कर रहे हैं ना, वो हमारे लिए बहुत मुश्किल है। सच कहती हूँ बहन जी। अब देखिए सविता बहन, जिंदगी कहाँ आसान है, मुश्किलों का पहाड़ ही तो है जिंदगी। अब दीपक आपका होने वाला दामाद नहीं, बेटा है बेटा, और आप अपनी बेटी को जो कुछ भी देंगी उसी की तो जिंदगी संवरेगी। हमारा क्या है, बस ये दोनों खुश रहें। 8वीं तक पढ़ी है मेरी बेटी। उसके बाबूजी जिंदा होते ना तो कॉलेज पूरी करती। पढ़ाई को लेकर बहुत था उन्हें। बहन जी, थोड़ा हमारी हालत के बारे में भी सोच लीजिए। अजी अब 8 क्लास पढ़ी हो या कॉलेज, उससे क्या फर्क पड़ता है? उसे तो रोटी बनानी है, घर बार ही संभालना है, ये ना कि किसी के सर पे बैठकर डिग्री झाड़नी है। अब पत्रियां मिल गई हैं, बस इन्हें मिलाना बाकी है। अब इनके मिलने में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए, खासकर आपकी तरफ से। देखिए सविता बहन, कई बार है ना, बड़े बड़े काम छोटी छोटी गलतियों की वजह से बिगड़ जाते हैं। सोच लीजिए आप।
जेठ जी की मदद से मैं कुछ पैसे जुटा पाई हूँ। 25,000 वो सारे के सारे दे दूंगी। उससे ज्यादा ताकत ना है। रहम कीजिए और मत मांगिए। रहम वहम की क्या बात करो बहन जी, अब ना है ताकत तो ना है। अब हम भी कोई लालची भेड़िए तो है ना। अब यहाँ तक आए हैं तो यहाँ से लौट के जाना मुश्किल है। अब जो है जैसा है निभाएंगे। पर फिर भी लड़के वालों ने हाँ कहा, पर अंदर ही अंदर काफी नाखुश थे। उन्हें लग रहा था कि उनके बेटे की काबिलियत की तुलना में उन्हें बहुत कम मिल रहा है। नाइंसाफी हो रही है उनके बेटे के साथ। 7 फेरों के 9 महीने बाद भी लड़के वालों के दिल में आग सुलग रही थी। इस आग को, इस प्यास को बुझाने के लिए उन्होंने लड़की को अपनी माँ के घर वापस भेज दिया। अब गरीब विधवा माँ आखिर करती तो क्या करती। ये रोज रात को आते हैं, ताने मारते हैं, बुरी तरह से पिटाई करते हैं हमारी, और सास ससुर भी इनका साथ देते हैं। रोज रोज 50,000 और मोटरसाइकिल की बात निकालते हैं। मैं भी करूं तो क्या करूं? तुझे यहाँ रुकने बोलूंगी तो तेरी बहन इस घर में हमेशा के लिए रुक जाएगी। कोई ब्याह नहीं करेगा उससे। मैं तेरी दीदी को छोड़ के शाम तक लौट आऊंगी। तू ख्याल रखना घर का। जी माँ। नौ महीने हो चुके हैं शादी को। इतने में तो अच्छी खासी रकम जमा कर ली होगी आपने। अब ऐसा भी नहीं है कि आपकी हालत इतनी ज्यादा खस्ता है। सही कह रहे हो बेटा, कुछ पैसे जरूर इकट्ठा किए, लेकिन ये क्यों भूल रहे हो, मेरी दूसरी बेटी भी है, नीता। अरे समझण, आपके जेठ जी तो कह रहे थे कि वो आपकी बेटियों के पिता समान हैं। अब पिता का धर्म क्यों ना निभा रहे वो? इतना सा इंतजाम तो वो आराम से कर सके हैं। देखिए समधन जी, हमसे कोई बात छुपी नहीं है। हम सब जानते हैं मीनू के पिताजी की सारी पेंशन आपके पास आती है, वो भी हर महीने 750 रुपए समधन जी, सिर्फ 750 रुपए। आज की महंगाई में आप ही बताइए 750 रुपए कितने दिन चलते हैं? समधन जी, हम भी इसी महंगाई के जमाने में जी रहे हैं। आपकी बेटी बहुत तंगी से गुजर रही है। अरे आप माँ होकर इतनी कंजूसी दिखाएंगी तो क्या होगा आपकी बेटी का? अरे आपका खून से अपने खून का एक एक कतरा इकट्ठा करके आपको सौंप दिया समधी जी। रहम कीजिए, मेरी बेटी पर जुल्म ना करें, अपनी बेटी समझ कर रखिए उसे। अरे अब तो वो आपके घर की लक्ष्मी है। सासू माँ, आप तो जानती हैं कि मेरी कंडक्टर वाली तनख्वाह कुछ खास नहीं है। आप मुझको मोटरसाइकिल 50,000 देंगी तभी तो जाके कोई मैं नया काम शुरू करूंगा ना। इतनी सी बात है, इतनी बार आपको समझा चुका हूं, लेकिन आपके समझ में एक बात तक नहीं आती है। मैं कुछ बनूंगा तभी जाके असल में ये लक्ष्मी बनेगी ना, वरना बस नाम की लक्ष्मी किसे चाहिए। अच्छा, चलता हूं।
5 साल पहले एक रोड एक्सीडेंट में सविता के पति का देहांत हो गया। 3 साल पहले खुद सविता का एक रेल एक्सीडेंट हुआ जिसमें उसे अपना एक हाथ और पैर खोना पड़ा। अपाहिज तकदीर के बावजूद सविता ने अपनी दोनों बेटियों की परवरिश की। पर अब जब बड़ी बेटी पर ससुराल में हिंसा और जिल्लत का कहर टूट पड़ा था तो इस मां के पास हिम्मत नहीं थी ये कहने की कि बेटी छोड़ दे उस जल्लाद को और लौट आ अपने घर। कहने को ये सबसे सही कदम होता है कि एक पीड़ित लड़की अपने पति का घर छोड़कर अपने मायके चली आए, लेकिन क्या ये ऑप्शन हर लड़की के पास होता है? अक्सर लड़की के माँ बाप ये सोचकर चुप हो जाते हैं कि समय सारे घाव भर देगा, समय हर मर्ज की दवा है, लेकिन क्या ऐसा होता है? सविता अम्मा जी, सविता अम्मा जी, क्या हुआ? फरीदाबाद से आपके लिए फोन आया है। हेलो। हेलो, सविता जी बोल रही हैं? जी। समधन जी, मैं दीपक का चाचा। नमस्ते जी, कैसे हैं भाई साहब, सब खैरियत? जी ना, आप फौरन दिल्ली के लिए रवाना हो जाइए। क्यों, क्या हुआ? मेरी बेटी तो ठीक है ना? मीनू का एक्सीडेंट हो गया है सविता जी। हे भगवान, एक्सीडेंट कैसे? मुझसे बात करवाइए। देखिए, आप जल्दी से जल्दी सफदरजंग अस्पताल पहुंच जाइए। वो खाना बना रही थी बहू, थोड़ा जल गई है। मैडम जी हमारी बेटी को यहाँ भर्ती किया गया है। कौन सा डिपार्टमेंट? खाना बनाते समय जल गई। जी। ओके, तो आप बंस वार्ड में जाओ, इधर से बाएं। अच्छा, चलो। मैडम जी, इसको क्या हुआ, कैसे हुआ? ये आप डॉक्टर से ही पूछ लीजिए प्लीज, और आवाज धीमी रखिए। 2 घंटे पहले एडमिट हुई आपकी बेटी। नर्स बता रही थी कि जिन लोगों ने उसे यहाँ लाया वो तो तुरंत भाग खड़े हो गए, इलाज का बिल तक नहीं भरा, कुछ नहीं, बस चले गए। पर ठीक तो हो जाएगी ना मेरी मीनू? 95%, यानी कि 95% जल गई आपकी बेटी। हालत बहुत ज्यादा नाजुक है। डॉक्टर साहब, ये सब हुआ कैसे? भाई मैं ये कैसे बता सकता हूँ, ये तो वो लोग जाने जो उसे यहाँ इस हालत में लेकर आए और भाग भी गए। आप हॉस्पिटल का एडवांस भर दीजिए और बाकी जो दूसरी फॉर्मेलिटीज हैं वो पूरी कर दीजिए। मुझे तुरंत ट्रीटमेंट शुरू करनी होगी, क्रिटिकल हालत समझते हैं। हाँ, हेलो दीपक बेटा, मैं मेनू का ताऊ बोल रहा हूँ। हाँ कहिए, क्या बात है? बताओगे तो तुम बेटा। बेटा ये मीनू को क्या हुआ और कैसे हुआ? चाचा जी ने फोन किया तो था मीनू की मम्मी को, बताया तो है उनको सब कुछ। मैं क्या बताऊं अब, हमेशा की तरह खाना जला दिया उसने। कुछ हुआ होगा रसोई में, उसी को आग लग गई और क्या। दीपक बेटा, मीनू की तबीयत बहुत खराब है और ऐसी हालत में तुम उसे अस्पताल में छोड़कर चले गए, क्यों? तो और क्या करते हैं हम? देखिए, हमारा मीनू के साथ अब कोई लेना देना नहीं है। और एक बात और सुन लीजिए, अस्पताल का जो बिल आएगा ना वो हमारे नाम पे मत फड़वाइएगा। 1 पैसा नहीं दूंगा मैं, क्योंकि जब मैंने पैसे मांगे तब तो खूब तेवर दिखाया आप सबने। और बार बार ऐसे फोन मत किया कीजिए, और भी काम होते हैं जिंदगी में। दीपक, क्या कहा? जेठ जी कुछ तो बोलिए, क्या कह रहे थे दामाद जी? माँ, ताऊ जी वो 40,000 रुपये अभी देने पड़ेंगे। 40,000? 40? तुम लोग एक काम करो, तुम लोग यहीं रुको, मैं पैसे का इंतजाम करके आता हूँ।
मीनाक्षी के 95% बर्न्स थे। उसके अपने पति और ससुराल वालों ने उसे अस्पताल में किसी कबाड़ की तरह पटक दिया था। उसका इलाज तभी मुमकिन हुआ जब उसकी माँ और उसके ताऊ ने अस्पताल में पैसे जमा किए। मीनाक्षी की हालत काफी खराब थी, बचने की उम्मीद लगभग 0 थी। लेकिन मीनाक्षी की माँ सविता इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थी। 50,000 और मोटरसाइकिल नहीं दी तो उन्होंने ऐसे बदला लिया, ऐसे चिड़ची मेरी मीनू को जला दिया। अब वो सब सोचने का वक्त नहीं है। अब तो बस ये दुआ करो कि किसी तरह से हमारी मीनू की जान बच जाए। मेरी मीनू को कुछ नहीं होगा, लेकिन जिन्होंने उसके साथ ऐसा किया है ना, माता रानी की कसम, उनके साथ कुछ न कुछ होगा। बहुत बहुत बुरा होगा। शर्म आती है मुझे अपने आप पर। कैसी माँ हो, मजबूरी में अपनी बेटी को आग में धकेल दिया, लेकिन मैं उसे इस आग से निकालूंगी और उन सबको फूंक दूंगी। मैं सबको। अरे बहन जी, ये सफदरजंग अस्पताल तो हमारे इलाके में है, पर हादसा तो फरीदाबाद में हुआ है ना। हादसा नहीं सर, जुर्म हुआ है। और कहाँ हुआ, उससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है बहन जी, बहुत फर्क पड़ता है। एक तरफ आपका घर है, एक तरफ किसी और का घर है। अब कोई कहीं भी ऐसे नहीं घुस सकता ना। अरे मेरा घर फूंक दिया ये लोग ने, मेरी बेचारी बच्ची को जला दिया उसके ससुराल वालों ने। आप लिखिए ना, लिखिए, शिकायत दर्ज कीजिए ना साहब। शिकायत तो फरीदाबाद पुलिस ही लिखेगी, हम कुछ नहीं कर सकते। क्या कहा आपने? दीपक सिंह, भरतनगर बस्ती। हाँ साहब, उसने और उसके परिवार वालों ने मेरी बेटी को जिंदा जलाने की कोशिश की। एक मिनट। जी सर। अरे सिंह, वो जो आज हमारे यहाँ एनसी दर्ज हुई है ना, उसकी फाइल लेके आओ। यस सर। मैडम, आपकी बेटी का नाम मीनू है या मीनाक्षी या मीनाक्षी सिंह? मीनाक्षी, वो प्यार से मीनू कहते हैं। आपकी बेटी के पति दीपक सिंह ने आज सुबह एनसी करवाई है कि उनकी पत्नी सुबह खाना बनाते समय जल गई। और स्टेटमेंट है कि मैं मीनाक्षी सिंह अपने पूरे होशो हवास में ये बताती हूँ कि मुझे जो जलने से घाव हुए हैं ये रसोई में खाना बनाते वक्त हुए हादसे से हुए हैं। इसमें मेरे पति या ससुराल वालों का कोई हाथ नहीं है, इसलिए उन्हें दोषी ना माना जाए। जो हुआ मेरी भूल से हुआ। मीनाक्षी सिंह। और मीनाक्षी ने अंगूठा भी लगाया डिक्लेरेशन पर। ये सब छल है। बड़ी चालाकी और धोखे से उन्होंने अपनी जिम्मेदारी और अपने पाप दोनों से हाथ धो लिए। वो सब तो मैं नहीं जानता। हमारे यहाँ एनसी रजिस्टर हुई है और मैंने आपको पढ़ के सुनाई है। अब आप सच सुनिए। उन्होंने मेरी बेटी को जिंदा जलाने की कोशिश की है। दहेज को लेकर बहुत परेशान कर रहे थे बेचारी को। तब क्या आप सो रही थी जब आपकी बेटी को दहेज के लिए टॉर्चर किया जा रहा था? तब आपने शिकायत दर्ज क्यों नहीं करवाई? तब तो आप बुद्ध बनी बैठी रही। जब इतना बड़ा हादसा हो गया तो आप बहाना बना रही हैं दहेज का। बहाना मैं नहीं बना रही हूँ साहब, बहाने वो लोग बना रहे हैं कि मेरी मीनू खाना पकाते वक्त जल गई। तो उसने फिर इस पे अंगूठा क्यों लगाया? वही साहब मैं कह रही हूँ, मेरी बेटी अंगूठा क्यों लगाएगी? 8वीं तक पढ़ी लिखी है, साइन करना आता है उसे। उन्होंने उसे मजबूर किया होगा अंगूठा लगाने के लिए। छल है ये सब। वो आप जाने और आपकी बेटी जाने। मैं इस वक्त आपका केस दर्ज नहीं कर सकता। FIR लॉन्च नहीं होगी। जाने का रास्ता वही है जहां से आप आई थी। मैं आपको झूठा दिलासा नहीं दूंगा। बचने के चांसेस मान के चलिए है ही नहीं। ऐसा मत कहिए डॉक्टर साहब, सोने जैसी बेटी है हमारी, बड़ी हिम्मत वाली है वो। देखिए, मैं आपके दर्द को समझ सकता हूँ,
पर मेरा काम है आपको सच बताना, सो मैंने बता दिया। वैसे हम लास्ट ट्राई कर रहे हैं, काफ़ी खून की ज़रूरत पड़ेगी। जल्द से जल्द आप ये खून का इंतज़ाम कीजिए। ये एक बहुत पेचीदा केस है, गले के नीचे पूरा बदन जल चुका है। मीनू की माँ, अब अपने आप को कोसना बंद कर। कैसे नहीं कोसूं? अपनी बेटी का दुख मैं समझ नहीं पाई। मेरी बच्ची कितना चीखी होगी, कितना रोई होगी, कितना तड़फड़ाई होगी। आप पेशेंट के रिश्तेदार हैं? देखिए, मैं वंदना वर्मा हूँ, नेशनल कमीशन फॉर विमेन से आई हूँ। आपकी मदद के लिए आई हूँ। 2011 में पूरे देश भर में 12,000 मौतें रिपोर्ट हुई जो दहेज को लेकर जलाने की वजह से हुई थी। ये आंकड़े हर साल 12% से बढ़ते जा रहे हैं। ये ऐसे केसेस हैं जिनमें एफआईआर दर्ज होती है, चार्जेस भी साबित होते हैं, लेकिन न जाने ऐसे कितने केसेस हैं जो ना तो रिपोर्ट होते हैं और ना ही जिनकी तहकीकात होती है। देश के लगभग सभी बड़े हॉस्पिटल्स के बर्न वार्ड में नेशनल कमीशन ऑफ विमेन के प्रतिनिधि केस टू केस चेकिंग करते रहते हैं ताकि ऐसे अनरिपोर्टेड केस पकड़ में आ जाएं जहां षड्यंत्र की बू आ रही हो। देखिए सविता जी, हिम्मत ना हारें, हम आपकी बेटी को न्याय दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। आप एक बार भी हॉस्पिटल नहीं गए लड़की की हालत जानने, एक बार भी उसके ससुराल नहीं गए इस हादसे की तहकीकात करने, और आपने सीधे सीधे एनसी रजिस्टर कर दी इंस्पेक्टर। मैडम, लड़की का पति, उसकी सास और उसका चाचा खुद यहाँ आए थे और उन्होंने स्टेटमेंट दिया, और लड़की का स्टेटमेंट अंगूठे के निशान के साथ दिया। तो एनसी दर्ज नहीं करूंगा तो क्या करूंगा? वैसे तो लड़की की माँ भी खुद यहाँ आई थी और आपको एक बहुत बड़ा सुराग भी दिया था कि लड़की दस्तखत करना जानती है, तो फिर ये अंगूठा लगाने का क्या मतलब? इसके बावजूद आपने एक बार भी लड़की से मिलना जरूरी नहीं समझा? बेहोश लोगों से मिलने का मतलब? और हम ऐसा कैसे मान के चलें कि ये दहेज का केस है? लड़की वालों ने लड़के वालों के खिलाफ कभी कोई शिकायत दर्ज की है? लड़के वाले 95% बर्न्स वाली अपनी घर की बहू को अस्पताल छोड़ आए, एक बार भी वापस नहीं गए, इलाज के लिए एक दमड़ी बाहर नहीं निकाली। आपको कुछ भी अटपटा नहीं लगता? आपको यह भी अटपटा नहीं लगता कि एक 95% जल चुकी लड़की अंगूठे का निशान कैसे लगाएगी? क्या उसने वो निशान जलने के पहले लगाया था या जलने के बाद? कुछ भी नहीं लगता? एक बार भी आपके जहन में ये नहीं आता कि ये केस एक एक्सीडेंटल फायर का नहीं बल्कि एक डाउरी बर्निंग केस है? अगर मैं तहकीकात करूं और पता चले कि एक्सीडेंटल फायर केस है तो भी दहेज का केस नहीं बनता, क्योंकि लड़की का कोई स्टेटमेंट हमारे पास नहीं है, और जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होती ये केस एक्सीडेंटल फायर का ही रहेगा। ये बात आपके जहन में नहीं आती? देखिए, इतना सा, सिर्फ इतना सा सुधार है हालत में, पर होश में कब आएगी ये मैं क्या, कोई भी डॉक्टर नहीं कह पाएगा। होश में आने के कई लेवल्स होते हैं। एक पुलिस को सीरियस स्टेटमेंट देने की हालत, दूर है, बहुत दूर। दूर है तो हम दूर तक चलेंगे, उम्मीद नहीं छोड़ेंगे। वंदना जी, इस केस को मैं अच्छी तरह समझ चुका हूँ। जो कुछ भी करना होगा मैं ज़रूर करूँगा, लेकिन इन सब के लिए लड़की का स्टेटमेंट ज़रूरी है। डॉक्टर का कहना है कि वो बहुत जल्द होश में आएगी। तो तब तक इंतज़ार करते हैं मैडम। मैं 24 घंटे अवेलेबल हूँ। जैसे ही होश आए जस्ट कॉल मी, चाहे कोई भी वक्त हो, आई विल बी देयर। थैंक यू एसएम सर। सविता जी, जो होया सो होया, उसे रहने दो। रह छेड़ोगी तो आग और फैलेगी।
सारी खबर आ रही है हमारे पास। पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाए जा रहे हैं, शिकायतें की जा रही हैं हमारे खिलाफ। बावली हो गई हैं आप। एक जवान छोरी और है आपकी। अरे ये भी भूल गए कि अब आप सिर्फ अकेली नहीं, आधी है आधी। अरे एक टांग और एक हाथ पर आज तक कोई दौड़ जीतता है? भले ही मेरा दूसरा हाथ और मेरी दूसरी टांग कट जाए, लेकिन आखिर में रेंगोगे तुम सब। मानती हूं कि तुम सब के खिलाफ आवाज उठाने में बहुत देर कर दी मैंने, पर इतनी भी देर ना हुई कि कानून के घर में मुझे सिर्फ अंधेरा मिले। तुम सबको जेल भिजवाऊंगी मैं। कल ठिकाने लगाने आया था थारी, ये भाषणबाजी सुनने ना आया। देखे अब भी वक्त है, सुधर जाओ, समझदारी तक काम लो। ढंग से समझा रहा हूं। अरे तुम क्या समझाओगे किसी को? मेरी बेटी को जिंदा जलाकर अपनी बहादुरी का सबूत देने आए हो मुझे? डरपोक कहीं के अस्पताल में फेंक कर भाग गए। रत्ती भर हिम्मत होती तो मेरे आने तक का इंतजार करते, आंख मिलाते मुझसे। तुम सबको तो सजा दिलाकर दम तोड़ूंगी मैं। जलने के बाद पूरा एक हफ्ता मीनाक्षी होश और बेहोशी की कगार पर तड़पती रही। 95% तक जलने के जख्मों से जूझती रही। आखिरकार आशा और उम्मीद की एक किरण नजर आई। मीनाक्षी अपना बयान देने की हालत में आ गई थी। उसने पुलिस को बताया कि उसके साथ क्या हुआ था, कैसे हुआ था और क्यों हुआ था। क्या हुआ? क्या बात हो गई? दीपक बेटा, चल आगे बढ़, हिम्मत कर। अब मैं देखता हूं लोकल पुलिस स्टेशन कैसे एफआईआर दर्ज नहीं करता। आइए। इंस्पेक्टर। यस सर। दीपक और उसके पूरे परिवार को कल सुबह कोर्ट में पेश करो और आपकी इन्वेस्टिगेशन की डिटेल रिपोर्ट चाहिए मुझे। यस सर। एक और डिटेल रिपोर्ट चाहिए। कौन सी रिपोर्ट सर? जो ये बतलाए कि आपकी ऐसी क्या मजबूरी थी कि आपने एफआईआर दर्ज नहीं की और ना ही इस केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू की, जबकि लड़की पर अटेम्प्टेड मर्डर हुआ था। बहुत सीरियस बात है इंस्पेक्टर। डॉक्टर साहब? देखिए, मीनू की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। अब कैसी है दीदी? बेटा, तुम्हारी दीदी अब नहीं रही। आई एम रियली सॉरी।
एसडीएम को बयान देने के ठीक 3 दिन बाद मीनाक्षी उर्फ मीनू चल बसी। उसके पति दीपक, दीपक की मां और दीपक के चाचा पर सेक्शन 498A लागू हुआ और तीनों को हिरासत में लिया गया। फिलहाल दीपक की मां को मेडिकल ग्राउंड्स पर रिहा किया गया है, लेकिन दीपक और दीपक के चाचा अभी भी कानूनी हिरासत में हैं और केस कोर्ट में चल रहा है। हर सोसाइटी के नोटिस बोर्ड पर, हर मंदिर, हर सिनेमा घर, हर होटल, हर मॉल के बाहर, हर मोहल्ले में, यानी कि हर पब्लिक प्लेस से अगर एक ही दस्तक बुलंद हो कि दहेज एक प्रथा नहीं बल्कि एक सामाजिक रोग है, तो शायद इंसानी सोच में थोड़ी तब्दीलियां आ सकती हैं। दहेज नाम की इस महामारी को रोकने का एक दूसरा तरीका भी है। हमारे बच्चों को बचपन से यह सिखाया जाए कि दहेज एक प्रथा नहीं बल्कि एक रोग है। अगर बच्चों के स्कूल की टेक्स्ट बुक्स के द्वारा उन्हें दहेज के बारे में आगाह किया जाए तो शायद दहेज के खिलाफ लड़ाई में फतेह हासिल हो सके। शायद एक ऐसी नई पीढ़ी तैयार हो सके जो दहेज प्रथा को हर रूप में नकार दे। हम अपने बच्चों को ईश्वर और अच्छे नैतिक मूल्यों के बारे में सिखाते हैं, लेकिन हम उन्हें बुरे मूल्यों और हैवानियत से आगाह क्यों नहीं कराते? क्राइम पेट्रोल में हम बार बार बच्चों की सही एजुकेशन के माध्यम से बदलाव लाने की सोच पर जोर देते हैं। हमारा इस बात पर दृढ़ विश्वास है कि हम जो बीज बोएंगे वैसा ही फल पाएंगे। तब और सिर्फ तब हम एक ऐसे समाज की कल्पना कर सकते हैं जहां पर होता है, चलता है ऐसे शब्द सुनाई नहीं देंगे। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल दस्तक के अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।